हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कोविड-19 के कारण जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं पहला लेक्चर और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूडब्ल्यू को, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, अगर यूडब्ल्यू की बात करें तो यूडब्ल्यू हमारे इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के बच्चे पढ़ते हैं इसको। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हम फ्यूचर में जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बच्चों, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका जो सिलेबस है उस पर दृष्टि बनाते हैं। एक बार हम देखते हैं कि इसके सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में हम इसमें देखेंगे इल्यूमिनेशन। अगर सेकंड की बात करें बच्चों तो हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग। बच्चों, थर्ड की बात करें तो थर्ड में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कूलिंग। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। बच्चों, अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये तो एज इट इज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी बोर्ड उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, लेकिन वो पहले ही चैप्टर में हुआ है आपका चेंजिंग, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, जो नया सिलेबस आएगा उसके हिसाब से। बच्चों, नेक्स्ट की बात करें कि फिफ्थ हमारा जो चैप्टर है उसमें हमको मैकेनिकल प्रोसेस देखना है। मैकेनिकल प्रोसेस देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखेंगे बच्चों। और अगर सिक्स की बात करें तो सिक्स में हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन देखने वाले हैं। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो जो ट्रैक्शन है वो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो उसको, उसी का हम यहाँ पर एक बार फिर रिविज़न करेंगे। अगर सेवन्थ चैप्टर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखेंगे। यहाँ पर हम लोड कर्व की बात करेंगे सेवन्थ चैप्टर में बच्चों। लोड फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, हमारा डिमांड फैक्टर क्या होता है, कर्व क्या होती है, लोड फैक्टर क्या है, पावर कैपेसिटी फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एनर्जी के भी देखेंगे कि हमारी जो एनर्जी है उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है और जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या है। साथ के साथ इस चैप्टर में बच्चों सेवन्थ वाले में हम यहाँ पर टैरिफ भी देख लेंगे। टैरिफ के प्रकार क्या हैं, टैरिफ होता क्या है, टैरिफ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें एट की, तो एट चैप्टर में आप देखने वाले हो एनर्जी कंजर्वेशन, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा बच्चों, थर्ड सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर को। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो अभी तक मेरे पास न्यू बुक नहीं आ पाई है। तो जो सेकंड चैप्टर है वो एज इट इज़ है, सेम टू सेम है। तो हम आज सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास बुक आ जाएगी तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपके जो कोर्स के लास्ट में करा दूंगा इस सिलेबस के, ठीक। तो चलिए सेकंड चैप्टर हम देखते हैं और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो हम इसमें पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हीटिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर हीटिंग जो वेल्डिंग करते हैं उसको भी देख लेंगे कि हम किस प्रकार से वेल्डिंग करने वाले हैं, ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सिंपल डिज़ाइनिंग है रेजिस्टेंस हीटिंग की, वो किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करने वाले हैं या फिर कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी हमको डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक में है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग या विद्युत तापन। बच्चों, अगर विद्युत तापन की बात करें तो विद्युत तापन क्या होता है। बच्चों, अगर विद्युत तापन की बात करें तो किसी भी ऐसी प्रोसेस को आप बोल रहे हो, किसी भी ऐसी तापन की प्रक्रिया जो विद्युत धारा के माध्यम से आपकी ऊष्मा को उत्पन्न कर रही है, उस प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटिंग। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो आपकी अगर हम विद्युत की बात कर रहे हैं तो विद्युत जो है, विद्युत में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इंडक्शन है, इंडक्शन का प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं इसमें हम इंडक्शन का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और इसमें जो जूल्स लॉ है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर जूल्स लॉ की बात करें बच्चों तो एक बार इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है और फिर जूल्स लॉ क्या है। बच्चों, अगर इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी एक परिपथ में हम विद्युत धारा प्रोवाइड कराएं और उसी विद्युत धारा के कारण किसी दूसरे परिपथ में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए या फिर वहाँ पर धारा उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, अगर हम सेकंड की बात करें जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ का मतलब होता है बच्चों H = I²RT। अगर बच्चों हम बात करें जूल्स लॉ की, तो जो जूल्स लॉ है इसी को हम बोलते हैं
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। बच्चों विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की बात करें तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जो भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल से चलने वाली, तो सब इस रूल को फॉलो करते हैं। क्यों? अगर बच्चों इसका हम एक एग्जाम्पल दें, इसको आपने एनालिसिस भी किया होगा कि जब भी कभी आपने देखा होगा विद्युत धारा किसी भी वायर से प्रवाहित होती है तो आपने देखा होगा कि वो हीटअप हो जाता है बच्चों। तो हीटअप करने का क्या मतलब है, क्या यहाँ से सेंस निकल रहा है कि यहाँ पर आपका जूल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है बच्चों? देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका जो ये वायर है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो, और जूल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? जूल्स लॉ बोलता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो अगर हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की बात कहें बच्चों, तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ देखिए हीट कैसे जनरेट हो रही है। विद्युत धारा जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और समय के, टी फॉर टाइम, समय। अगर बच्चों समय की बात करें तो यहाँ आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो जब 5 एम्पीयर की यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे बच्चों, तो 25 हो जाएगा। 25 यहाँ आई की वैल्यू आ गई। बच्चों अगर रजिस्टेंस मान लीजिए, इसका कोई रजिस्टेंस 1000 मान लीजिए, 1000 ओम मान लीजिए, 1000 ओम अगर आपने मान लिया इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस, और मान लीजिए आपने 2 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो 2 सेकंड यहाँ पर रख लीजिए। अब आप जितना भी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आपकी ऊष्मा जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे के सारे हमारे जूल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या है। आई थिंक आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है। अगर बच्चों बात कहें कि विद्युत इलेक्ट्रिक हीटिंग की या फिर विद्युत तापन की, तो विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत तापन या इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। बच्चों जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम विद्युत धारा किसी भी वायर में या किसी परिपथ में या किसी डिवाइस में प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब वहाँ पर अगर हम विद्युत धारा वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं तो बच्चों वहाँ समय लगेगा। अब समय के साथ समय लग रहा है, हो सकता है आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो, साथ के साथ जो हमारा कंडक्टिंग वायर है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब जब रेजिस्टेंस है, धारा है, समय भी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है बच्चों। इसी लॉ को, इसी नियम को, इसी फिनोमिना को आपने बोल दिया बच्चों जूल्स लॉ। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? जैसे आपने पहले में कहा कि जो विद्युत धारा है उसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आपने क्या बोल दिया? विद्युत तापन या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग बोल दिया। सेकंड की बात कहें बच्चों तो सेकंड में आपने क्या देखा? सेकंड में देखा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर औद्योगिक कार्यों की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें बच्चों, तो कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करने वाले हैं? जैसे धातुओं को गलाना, बिल्कुल सही बात है बच्चों, धातुओं को गलाने के काम आती है। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है? धातुओं का कठोरीकरण करना। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका धातुओं का मृदुकरण करना। बच्चों अगर हम बात करें कि धातुओं को कैसे गलाया जाएगा, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा एप्लीकेशन हो आपका जहां पर आपको एक मेटल को गलाकर दूसरा मेटल दूसरे धातु में या फिर दूसरी वस्तु में उसको परिवर्तित करना है। तो अगर ऐसा एप्लीकेशन होगा वहां पर आप क्या करोगे बच्चों कि आप इस हीटिंग का उपयोग करोगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करोगे। जब इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग करा के आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर मटेरियल को मेल्ट करा दोगे तापन के थ्रू, और आप क्या करोगे, डाई के थ्रू आप दूसरे फॉर्म में उसको परिवर्तित कर पाओगे। सेकंड पॉइंट की बात करें कठोरीकरण। कठोरीकरण का मतलब ये है बच्चों कि हम जो सरफेस हार्डनेस है, जो हमारे मटेरियल है या फिर कोई पदार्थ है या फिर कोई दूसरा कंपोनेंट है, कोई डिवाइसेस है, उसका हम क्या करेंगे, सरफेस हार्डनेस को बनाएंगे, उसी को हमने बोल दिया कठोरीकरण। अगर थर्ड की बात करें तो मृदुकरण, जो धातुएं हैं उसको मृदु करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें बच्चों फोर्थ की, तो फोर्थ पॉइंट है आपका धातु की सतह का कठोरीकरण। ये पॉइंट एक बार रिपीट हो गया बच्चों, धातुओं की सतह का कठोरीकरण करना। फोर्थ की नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट है आपका वेल्डिंग करना। बिल्कुल सही बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो आपका एप्लीकेशन है वो यही है बच्चों, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो अगर वेल्डिंग की बात करें बच्चों तो आप देख पा रहे हैं कि आजकल जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हर जगह आपकी ये जो वेल्डिंग है वो यूज़ होने वाली है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले हम गैस वेल्डिंग भी यूज़ करते थे। हालांकि गैस वेल्डिंग आज भी यूज़ होती है, पर सबसे ज़्यादा हम प्रेफरेंस अपनी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को ही देते हैं बच्चों। इसके अभी हम एडवांटेज देखेंगे क्यों हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो बच्चों ये तो था, ये ऊपर वाले जो थे ये वाले हैं जो वो आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, घरेलू कार्यों की बात करें, तो घरेलू कार्यों में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? घरेलू कार्य, जैसे घरेलू कार्य में
क्या क्या हो सकता है बच्चों? खाना बनाने के काम आ सकता है, घरों को गर्म करने के काम आ सकता है, जैसे हीटर से आप खाना भी बना लेते हो और घरों को गर्म भी किया जाता है ठंडों में, ठंड के दिनों में। बच्चों अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या है, आपको कपड़ों को सुखाने के कारण के काम भी आ जाता है ये, ठीक। तो ये सारे हैं एप्लीकेशन हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन की, हम इसको घरों में कैसे यूज़ करते हैं। बच्चों अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो चलिए एक बार देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है बच्चों इसका, आपको पता है कि जब यहाँ पर हीटिंग हो रही है तो किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं हो रहा है। और साथ के साथ अगर बात करें कि जो हमारी विद्युत है उसकी अगर यूनिट की बात करें, तो अगर हम दूसरे रिसोर्सेज से देखें, तुलना कराएं, दूसरे जो सोर्स हैं हमारे पास, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, इससे कई गुना कम है हमारी जो यूनिट है उसकी दर। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है बच्चों कि अन्य तापन साधन जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, तेल आदि की तुलना में वैद्युत तापन होगा बच्चों, वैद्युत तापन की लागत अत्यंत कम होती है। बिल्कुल सही बात है, जो वैद्युत तापन है उसकी जो लागत है वो कम होगी बच्चों, किसकी तुलना में? लकड़ी, कोयला, गैस, तेल आदि की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों बात करें कि अगर आप इस सेकंड पॉइंट की बात करोगे, तो सेकंड पॉइंट में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी दक्षता अन्य साधनों की अपेक्षा उच्च होती है। जैसे अगर बात करें बच्चों लकड़ी की, तो लकड़ी जलाकर आप किसी भी आयरन पार्टिकल्स को मेल्ट आसानी से नहीं कर सकते। और अगर बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वैद्युत तापन में किसी प्रकार की राख या धुआं या धूल आदि नहीं होते हैं, अर्थात ये पॉल्यूशन फ्री है। बिल्कुल सही बात है और सबसे बड़ा एडवांटेज है ये, सबसे अच्छा एडवांटेज है बच्चों। अगर बात करें हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग की, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी प्रकार की धुआं नहीं होगा, किसी प्रकार का जो राख है वो नहीं होगी, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी धूल पार्टिकल्स नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये पॉल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद्युत तापन का ऑपरेशन व कंट्रोलिंग अत्यंत आसान होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को समझें, तो इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि विद्युत जो तापन है उसका जो ऑपरेशन है और उसकी जो कंट्रोलिंग है वो बहुत आसान है। आप आसानी से उसको, अगर आप चाह रहे हो कि अभी आपको हीटर ऑन करना है, तो आप तुरंत स्विच ऑन करेंगे, हीटर ऑन, तुरंत ऑफ करना है, तुरंत ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो अन्य जो वस्तुएं हैं, जो अन्य हमारे डिवाइसेस हैं, उनको भी आप इसी प्रकार यूज़ कर सकते हो। अगर नेक्स्ट की बात करें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका विद्युत तापन को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अगर हम इस वाले की बात करें, तो यहाँ पर है हमारा विद्युत तापन जो है उसको आप ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल करा पाते हो, क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों इंडस्ट्रीज़ की, तो आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में हमारे जो ओवन है, जो हमारे बॉयलर्स हैं, जो हमारी भट्टियाँ हैं, उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि आप उसके पास भी नहीं जा पाओगे। तो जब आप उसके पास नहीं जा पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जिसके थ्रू आप उसको आसानी से कंट्रोल करा पाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इस वाले में आप क्या करोगे, जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। कन्वेक्शन को बोलते हैं हम का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको आप कंडक्शन बोल रहे हो बच्चों। अगर हम कंडक्शन की बात करें, तो जो कंडक्शन है उसका अगर एप्लीकेशन की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो बच्चों जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर हमारी जो ऊष्मा है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है। कंडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? अगर हम बात करें सॉलिड की, यहाँ पर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, या फिर जो हमारा आयरन हो गया या हमारा कोई दूसरा मटेरियल हो गया, तो यहाँ पर जो अणु हैं वो बहुत पास पास हैं बच्चों। अब अणु जब पास पास हैं तो क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो क्या करेंगे बच्चों? मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हीट जनरेट कर रहे हो, तो हीट जब यहाँ पर जनरेट होगी, तो यहाँ के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी हीट को ट्रांसफर करा देंगे दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे पार्टिकल तीसरे को, तीसरे पार्टिकल चौथे को, और इसी प्रकार ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। अगर बात करें आप कि इसका आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप इसका लाइव एक बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर आप कोई जो सुई होती है, जो नेडल होती है, उसको अगर आप एक तरफ पकड़कर दूसरी तरफ आप उसको कैंडल से तपाओगे, तब आप देखोगे कि उसकी जो हीटिंग है वो आपके हाथ तक पहुंच जाती है। तो उसका रीज़न है आपका, या उसका एग्जांपल क्या है आपका, वो किस के थ्रू आपकी हीट का ट्रांसफ़र कर रही है? कंडक्शन के थ्रू। बच्चों अगर हम सेकंड की बात करें, कॉन्वेक्शन की बात करें, तो कॉन्वेक्शन जो गैस होती हैं और जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, वो सब हमारे क्या करते हैं, इस वाले फिनोमिना पर काम करने वाले हैं। कौन से पर? कॉन्वेक्शन पर, संवहन पर। अगर बात करें कॉन्वेक्शन की, तो इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव तथा गैसों के अणुओं के
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। बच्चों जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक केटल है, केटल में यहाँ पानी जब भरा हुआ होता है बच्चों, तो अगर आप देखोगे कि आप कहाँ पर हीट जनरेट करो, यहाँ पर हीट जनरेट होती है, आग यहाँ जलाते हो, जब आग यहाँ जलाओगे तो जो सरफेस से नीचे वाली इस यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब यहाँ पर हीट जनरेट होगी तो बच्चों जो पानी होगा, यहाँ का जो वाटर होगा, वो क्या करेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जब वो हीटअप होंगे, गर्म होंगे बच्चों, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का, तो उनका जो फिर लोअर डेंसर नीचे वाले होगा, जब इनकी डेंसिटी कम हो गई तो ये क्या होगा, ये हल्के हो जाएंगे तत्व और ये ऊपर चले जाएंगे और इनकी जगह नए तत्व नहीं, नए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वो गर्म होंगे बच्चों, फिर उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर जैसे ही डेंसिटी कम होगी तुरंत वो ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा जो ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है उसको आपने बोल दिया कॉन्वेक्शन। और बच्चों ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ए जो बॉटम है और जो टॉप है दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक, तो ये था आपका कॉन्वेक्शन। अगर हम रेडिएशन की बात करें बच्चों, तो आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी जगह पर आग जल रही होती है, या फिर अगर हम सन की बात करें, सोलर की बात करें, तो सोलर आपने देखा होगा, सन इतनी दूर है पर फिर भी उसकी जो ऊष्मा है वो हम तक पहुंच जाती है, पृथ्वी तक आसानी से पहुंच रही है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न है कि जो हमारा रेडिएशन है, जो हमारी तरंगे हैं, ऊष्मा जो तरंगे हैं, ऊष्मा का तरंगों के रूप में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस विधि में, रेडिएशन वाली विधि में बच्चों, इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह स्थान तक होता है। बच्चों अगर बात करें इस वाले पॉइंट की, पहले पॉइंट की, तो पहले पॉइंट में है कि अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो आपने देखा होगा कि जो रेडिएशन है, जो सोलर की एनर्जी है, वो आपके पास फोटोन की फॉर्म में आती है। आप क्या बोल रहे हो, रेडिएशन को आप बोल रहे हो, या फिर आप फोटोन को क्या बोलते हो, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जो फोटोन है, जो रेडिएशन है, वो फोटोन की फॉर्म में आ रहा है। फोटोन का मतलब तरंगों की फॉर्म में आ रहा है, फोटोन की फॉर्म में आ रहा है। कहाँ पर, अर्थ पर। अगर बच्चों बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में इसी को जस्टिफाई किया गया कि यह तरंगे माध्यम को गर्म किए बिना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का ट्रांसफर कराती हैं, स्थानांतरित कराती हैं ऊष्मा को। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आप धूप से निकलोगे, आप धूप में से जाओगे, तब आप हीट इतना नहीं हो पाते हो, पर अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई भी मटेरियल है उसको आप एक हाथ पर रख, आप क्या करो, एक सिक्के को हाथ पर रखो और बाहर लेकर जाओ धूप में, आप उसको चलते रहना। जब आप चलते रहोगे बच्चों, तो वो हीटअप नहीं होगा। वहीं आप उल्टा काम करना उसको। उल्टा काम कैसे, कि उस सिक्के को एक जगह रख देना। अब जब आप एक जगह रख दोगे उसको, तो बच्चों वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि जो तरंगे हैं, जो फोटोन है, जो रेडिएशन है, वो क्या कर रहा है कि उसके जो मार्ग में जो भी वस्तुएं बाधा क्रिएट कर रही हैं, कहने का मतलब जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको भी हीटअप कराएगा, अदरवाइज किसी पर उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो थर्ड पॉइंट में है आपका इन तरंगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व ही गर्म होता है। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा वो ही क्या होगा बच्चों, हीटअप होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, बहुत जल्द ही कल लेकर आएंगे। और बच्चों कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताइएगा। और बच्चों एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।